हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सी एकेडमी। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉ का सेकंड लेसन, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये बाकी जिसके भी बिजनेस लॉ अगर उनका सब्जेक्ट से तो उनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर उन लोगों को भी है, या तक कि वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हो या कि वो और कोई स्टैंडर्ड्स के हो, तो उन सभी को ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने वाला है। अब ये सेल ऑफ गुड्स ऑफ एक्ट होता है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम गुड्स की बात करने वाले हैं, जिससे सेल करना। गुड्स की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमें सेल्स करना है। सेल्स क्या होता है, जहाँ पे हम सामान बेचते हैं, और गुड्स कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा सेल ऑफ गुड्स है वो स्पेशली फॉर्म है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमारे लॉ ऑफ इंडिया में आता है। तो सेल में एक तरह से देखा जाए तो जहाँ पे हम देखा जाए तो वहाँ पे एक तरह से बायर होता है और एक होता है सेलर। सेल का मतलब ही हो गया, जब तक बायर नहीं होगा तो सेल नहीं हो सकता, जब तक सेलर नहीं होगा तो हम बायर नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देती हैं। The Sale of Goods Act 1930 allowed the parties to modify the provision by the law to express the suitable। और जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो फोर्स में आया था 1 जुलाई 1930 में। तो ये जो एक डेट है यहाँ पे, ये डेट याद कर लो, 1 जुलाई 1930 को आया थे। अभी आता है हमारा स्कोप ऑफ एक्ट, क्या है इसका मेन प्रोविज़न, किसके लिए होता है वो देखना है। तो ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है बाकी सब चीज़ों के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये एक्ट बनाया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जैसे लैंड, शॉप, हाउसेस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। जो जगह एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं उसी के ऊपर ये एक्ट काम आता है। एक्ट क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वहाँ पे लागू होता है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था इंडियन काउंटर एक्ट 1872 में, जहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो उसको धीरे बनाते बनाते उसको करते हुए उस पर काम, तो वो बन गया आज हमारे लिए द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अब उसका एक डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब बायर एंड सेलर, बायर कौन होता है, जो गुड्स बाय करता है या एग्री करता है उसे हम बायर बोलते हैं। तो एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। सेलर क्या होता है, द पर्सन हु सेल द गुड, जो पर्सन है जो गुड सेल करता है और एग्री करता है सेल करने के लिए, उसी को हम क्या बोला जाता है यहाँ पे, सेलर। तो ये जो बायर एंड सेलर कॉम्प्लीमेंटरी रिप्रेजेंट टू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पे सेक्शन याद कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका भी दिखाने वाली हूँ कि इस सब चीज़ों को कैसे याद करना है एंड ऑफ द वीडियो में, कि हम इजीली वे इन सभी को कैसे याद कर सकते हैं, कि बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, सेक्शंस को कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है, ये सभी भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो ख़त्म होने के पहले ही मैं आपको बता दूंगी। तो आप वो चीज़ भी वहाँ पे कर सकते हो। इसमें एक कॉमन मीनिंग है, जो पर्सन से बाय करता वो ही नहीं, जो पर्सन एग्री भी करता है उसे खरीदने के लिए वो बायर हो जाता है। सेम वैसे ही सेलर मीन्स नॉट ओनली द पर्सन हु सेलिंग द गुड्स, वो सिर्फ सेल कर रहा है तो उसको हम सेलर, वो तो बोला ही जाता है कि हाँ जो गुड्स सामान बेच रहा है वो सेलर है। लेकिन अगर वो एग्री भी हो जाता है सेल करने के लिए तो भी वो क्या हो जाता है, सेलर। अब आते हैं हम गुड्स एंड अदर रिलेटिव आइटम्स में। तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं उसी को हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो अदर देन द एक्सटर्नल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस एंड थिंग्स अटैच टू द फॉर्मेट पार्ट ऑफ द लैंड। लैंड से रिलेटिव है, देखो गुड्स क्या हो गए, जो लैंड से रिलेटिव, लैंड से रिलेटिव क्या हो गए, वहाँ पे जो ग्रासेस हो गई हैं, वहाँ पे क्रॉप्स उग रहे, क्रॉप्स उगाने के लिए जो सामान चाहिए वो सभी वहाँ पे क्या हो गए, गुड्स हो गए। उसके हिसाब से वो सब क्या किस में आते हैं, एग्री टू सेल द गुड्स, अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाते हैं।
एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी एनफोर्स ओनली बाय द एक्ट और या सूट के हिसाब से होता है। जैसे अ डेबिट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और द गुड्स, इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स आर कंसीडर्ड एज अ गुड्स अंडर द सेक्शन 176। जो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स होती हैं उसे भी गुड्स माना जाता है सेक्शन 170 के हिसाब से इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिडेड। वैसे ही उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी उसको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट को हम गुड्स मानते हैं। अब गुड्स इंक्लूड क्या करते हैं, गुड्स इंक्लूड करता है कि वो टेंजिनेबल गुड्स हो या इनटेंजिनेबल गुड्स हो। गुड्स कुछ भी हो सकता है, टेंजिनेबल भी या इनटेंजिनेबल भी, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, या स्टॉक या शेयर्स, गैसेस, ट्रेन्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटीज, डिग्रीज और द कोड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कोड। तो इन सभी को हम भी क्या मानते हैं, गुड्स मानते हैं। या क्या दिया है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर आप बोलते हो मिस गुडविल कहाँ से मूवेबल, गुडविल क्या होता है, तो गुडविल का आप जैसे हमने अमेज़न देखा है, हमने नाम है ना उनका, तो ये क्या हो गया, टाटा नाम है। तो ये जो टाटा के नाम से अगर कोई कहाँ पे भी हम कंपनी देख रहे तो हम क्या बोलेंगे, ये टाटा की ही कंपनी है। अमेज़न तो एक है, अगर इसके कुछ अगर शॉप वाइज दुकानें होती तो आज कहाँ पे भी अगर दुकानें होती तो हम क्या बोलते हैं, अमेज़न है। डोमिनोस या मैकडी ले लो, डोमिनोस नाम गुडविल, जो डोमिनोस है वो गुडविल हो गया है, तो उसके नाम पे या फ्रेंचाइजी बना के अलग अलग ब्रांचेस जगह पे क्या खोला जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह उसका नाम आया ना, था किधर, यूएसए से आया ना हमारे इंडिया में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आया ना, तो वो क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन द एक्सटेनेबल क्लेम या मनी इन द सर्कुलर ऑल्सो इंक्लूड द स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच फॉर और टू फॉर्मर पार्ट ऑफ लैंड विच एग्री टू बी सम। जो भी लैंड से अगर अटैचिंग होगी उन सभी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। गुड्स को यहाँ पे 3 चीज़ों में बांटा है, एक्सटिंग गुड्स, फर्दर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स। तो जो हमारा एक्सटिंग गुड्स आपस को 3 बांटा है, स्पेसिफाई, असर्टेंटेंट एंड अनसर्टेंटेंट। तो जो हमारा एक्सेंट गुड होता है वो क्या होता है, टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल में वहाँ पे जो भी ऑनर या हम जो भी ऑनर रहेगा ना, बाय द सेलर टाइम द कॉन्ट्रैक्ट द सेल किया जाता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मैं आपको एनी स्पेसिफाई काइंडली डिसीजन गुड लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 एज या विलपुल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो जल्दी जल्दी समझेगा। A has a 5 car of different model. He agreed to sell his son the car to B and B agreed to pay the same car. In this case, the sale is to specify goods as the good has been identified and agree at the time of contract sale. यहाँ पे एक्सचेंज गुड्स का मतलब ये हो गया, जो गुड्स की बात की गई वही गुड्स हम यहाँ पे बेचेंगे और कोई गुड्स की यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। उसने बोला मुझे ये गुड्स बेचना है, तो उसने बोला हाँ मुझे वही गुड्स खरीदना है, दोनों ने एग्री किया, तभी जाके वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, जो आइटम नॉट डिफाइंस होता है एक्ट के हिसाब से बट हैज़ जस्टिफाइड इम्प्रेस, वो तरह के गुड्स होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, द होल सेलर ऑफ द कॉटन हैज़ 100 बेलर्स इन हिज गोडाउन, ही एग्री टू सेल 50 बैलर्स एंड दिस बैलर्स वर सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। 100 थे, 100 में से 50 को उसने सेल करना सोचा, 50 को रख दिया साइड में। ऑन सेलेक्टिंग द गुड्स बिकम अनसर्टेन है। In this case, the contract is for sale of uncertain goods or the contract balance is to be sold immediately that agree after the formation of control. It may be noted that the good before the uncertain of goods, the contract was sell on uncertain goods. जो goods वो बेचने वाला था उसमें थोड़ा कुछ काम या खराब होने आया था, तो वो कैसे भी करके उसको फटाफट क्या करना है, बेचना है, फटाफट क्या करना है, हमें उस सामान को निकाल देना है कुछ भी करके। Unanswered good. If A agreed to sell to a B 1 packet of salt out of lots of 100 packet lying in his shop. A क्या करता है, मैं एग्री करता है B को 1 पैकेट नमक बेचने के लिए, एक पैकेट नमक बेचने के लिए जो उसके गोदाम में 100 पैकेट्स पड़े। It is a sale of uncertain good because it is not know which packet to be delivery.
कौन सा पैकेट डिलीवरी करना है नहीं मालूम, कौन सी कंपनी है नहीं मालूम, खाली इतना ही मालूम है नमक चाहिए नमक दे दो। अभी कोई भी नमक ले लो, कोई भी कंपनी का ले लो, वो कंपनी ढीका कंपनी कोई भी कंपनी ले लो, बस उसको क्या करना है बेचना है। The X has a 10 horses. He promised to sell one of them but does not specify which horse he will sell. जब हमें मालूम नहीं है कि सामने वाला कौन सा वो सामान का कौन सा क्या चीज़ बेच रहा है, तो तब तक हम बता नहीं सकते। तो जब बता नहीं सकते, हमें नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं अनएक्सेप्टेड गुड्स। जैसे यहाँ पे हॉर्स की बात की गई थी, कौन सा हॉर्स है, वो हॉर्स की क्या खासियत है, क्या है, कैसा दिखता है, क्या कलर है, कितना बड़े साइज़ में कैसा है, हमें नहीं मालूम। बस हॉर्स है, हॉर्स की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर गुड्स मीन द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे दिया है 1000 कंटेंट ऑफ पोटैटो टू बी ग्राउंड ऑन ए फील्ड। एक के फील्ड पे वहाँ पे 1000 कंटेंट ऑफ पोटैटो वहाँ पे उगाए जाएंगे। इस इट इज़ नॉट द इलीगल, वो इलीगल नहीं है। टू द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। वो क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब आलू बेचना है उसको, तो आलू बेचने के लिए मुझे आज ही आलू उगाने होंगे। तो आज आलू उगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़मीन लगेगी, तो उसने ज़मीन लेके उसमें आलू उसने उगाए। एक और देखते हैं, पी एग्री टू सेल टू क्यू ऑल द मिल्क दैट इज काउ मे विल ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। पी ने पहले से ही एग्री कर दिया क्यू के साथ कि इस काउ में जितना भी जो मिल्क देगी वो सभी मिल्क में तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फ्यूचर पर्पस में। अभी नहीं दे रहे हैं, वो फ्यूचर में दे रहा है। जब फ्यूचर में ही दे रहा है तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर गुड्स। टी एग्री टू सेल टू एस ऑल द ऑरेंज विच विल प्रोड्यूस इन हिज गार्डन दिस ईयर। ये साल में जितने भी ऑरेंज उगेंगे अगले साल वो क्या कर देगा, बेच देगा। किसको, एस को। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। कंटिजेंट गुड्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो उदाहरण में समझेगा अच्छे से। कंटिजेंट गुड्स होता है क्या है, जहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल भी होता है एंड नॉट अ सेल एज फार भी होता है। देखो, ए एग्री टू सेल टू बी अ पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फॉर इट्स प्रेजेंट ऑनर। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स। ए एग्री होता है टू सेल द बी अ पाइनेस पेंटिंग प्रोवाइडिंग ही इज एबल टू परचेज इट फॉर इट्स प्रेजेंट ऑनर, से ही वो परचेज करेगी। यह देखो नीचे भी एक और देते हैं, पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 पीस ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोवाइडेड द शेप विच इज ब्रिंग देम रीचेज द पॉट सेफ्टी। तो अपन पहले आगे आने वाला है, अभी बेचने वाला है, तो बेचने वाली चीज़ें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंटिजेंट गुड्स। डिलीवरी अलग अलग होती है, एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्शन डिलीवरी होती है, सिंबॉलिकल डिलीवरीज भी होती हैं। तो एक्चुअल डिलीवरीज क्या होती है, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू बायर। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब वो गुड्स फिजिकली बायर के पास पहुंच जाता है। when the actual take place when the seller transfer the physical possession of the goods to buyer or to third person। जैसे हमारे घर पे अमेज़न के ले लो, अमेज़न जैसे थर्ड पार्टी है, वहाँ का एक जो वहाँ पे जो मालिक है हमने गुड्स ऑर्डर किया, अमेज़न के पास गया, अमेज़न ने उसको बोला है, उसने वापस अमेज़न से पार्सल किया, पार्सल से हमें पास आए। जब हमारे पास आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल डिलीवरी हो रही है। कंस्ट्रक्शन डिलीवरी where the warehouse holding the goods of A agree to hold them on the behalf of B at the A request। कंस्ट्रक्शन डिलीवरी का मतलब होता है कि मेरे पास एक गोडाउन है, गोडाउन ऐसे ही खाली पड़ा है, एक जन आता है, वो बोलता है कि मुझे ना ये जो गोडाउन है उसमें मेरा सामान रखना है। सामान था उसका, नहीं। वो सेल कर रहा है, नहीं। सामने वाला बाय कर रहा है, नहीं। खाली क्या हुआ है, रखने के लिए जगह दी है यार, बस, और क्या दी है। Symbolical goods। Symbolical goods when there is a delivery of thing is a token of transfer something else। Like a delivery of goods in the course of transmitter may be made by handing over document of title of goods like a bill of lading, railway receipt, delivery orders, the key of warehouse, contingent goods handout। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सिम्बॉलिक डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे वो पूरा चीज़ डिलीवरी नहीं हो रही है। When a contract to sell a timber to make a burden, therefore the goods will be the delivery stay after A has put a good in such a conditions।
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब होता है बिल ऑफ लेकिन, डॉकयार्ड, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट्स, अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, सब ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर तुम कहाँ पे भी गुड्स रख रहे हो या कोई जगह पे रख रहे हो तो तुम्हें उन सब की सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। डॉकयार्ड का होना चाहिए, वेयरहाउस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वॉट फिगर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेलवे के यहाँ पे अगर तुम कुछ रख रहे हो तो रेलवे रिसिप्ट लगता है। यहाँ तक कि तुम और कोई चीज़ गुड्स से भी कुछ डिलीवरी करते हो तो उसका ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स का भी रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे क्या दिखाए हैं, डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में फ़र्क होता है। द शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट बता रहा है बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। Where the person name in the share certificate is either to be share represented by it, but it does not allow the person to transform the share mentioned there by enforcing on the back of the certificate and delivery of certificate। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब ये हो गया है जहाँ पे हम एक सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, उस पर नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ हम सर्टिफिकेट और किसी को दे नहीं सकते। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा रहता है और हम वो चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मर्चेंट अलग अलग टाइप्स के जो एजेंट ब्रोकर्स होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें आगे और रहेगा तो मैं उसमें डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे जितना रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो जो भी चीज़ हो, कहता है कि तुम्हारा जो पेन है वो तुम्हारा है, मतलब तुमने खरीदा है, तुमने लिया तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाती है। जब तुम खरीद लेते हो, जब ले लेते हो, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। जैसे ही कोई घर है या कुछ है, हाउस है या लैंड है, तो उसका जो ऑनरशिप होता है वो तुम्हें मिल जाता है, जनरल प्रॉपर्टी वो तुम्हारी हो जाती है। जब भी हम वो लैंड या कुछ भी है जब हम सेल आउट करेंगे तो साथ में हम ऑनरशिप भी दे देते हैं, लेकिन जब हम किसी को घर को रेंट देते हैं तब हम ऑनरशिप नहीं देते हैं, सिर्फ घर भाड़े पे देते हैं, ऑनरशिप नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। जब हम प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट कर देते हैं मतलब हमारी ऑनरशिप भी सेल आउट कर देते हैं, मतलब हम अब उस जगह के या उस चीज़ के अब हम मालिक नहीं हैं। ठीक है, देयर शुड बी एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफॉर्म द ऑनरशिप टू द बायर। यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है जहाँ पे सेल जो भी रहता है सेलर वो ऑनरशिप को बायर को, जो बायर रहेगा उसको वो ऑनरशिप दे देगा। और क्या दिया था, प्रॉपर्टी द गुड्स मीन द जनरल प्रॉपर्टी। ऑनरशिप को राइट ऑफ गुड्स होता है, इससे उसको अधिकार होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स या रहेगी जिसके पास भी ऑनरशिप रहेगी वो जाने, ऐसा है। इफ ए हु ऑन द सर्टन गुड प्लेज देम टू बी, ए है द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, द बी है द स्पेशल प्रॉपर्टी और द इंटरेस्ट इन गुड टू एक्सचेंज द मूवमेंट अमाउंट ऑफ एडवांस ही हैज मेड इट। बराबर। इंसॉल्वेंट का मतलब भी यहाँ पे होता है जहाँ पे उसको नुकसान हो जाने के बाद वो उस नुकसान का भरपाई ना कर पाए। जब वो कुछ बड़ा लोन लिया हो या कुछ हो तो वहाँ पे उसका भरपाई, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स या डेप्ट्स होती है वो उसको फिल आउट ना कर सके तो उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। प्राइस क्या होता है, जो भी हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं उसके एक पर्टिकुलर मॉनेटरी प्राइस होती है, तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिक्स की जाती है उसको बोलते हैं प्राइस। क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये इंक्लूड ऑफ स्टेट्स या कंडीशन के हिसाब से कितना क्वालिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए, अलग अलग गुड्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल एज पर द सेक्शन 4 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के हिसाब से द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेल ट्रांसफॉर्म और एग्री। इसके हिसाब से जहाँ पे हम सेल एग्री होता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने वो गुड्स को या उस प्रॉपर्टी को बायर को देने के लिए उस प्राइस में। वापस बोल रही हूँ, एग्रीमेंट ऑफ सेक्शन का यहाँ पे बताया है, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स का यहाँ पे मतलब है कि मैं रेडी होती हूँ जो भी मुझे सामान बेच रही हूँ सामने वाले बायर को देने के लिए उतने प्राइस में, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल।
और एग्रीमेंट ऑफ सेल में 2 जन आते हैं, एक बायर एक आता है सेलर। दे में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ऑनर एंड द अनदर, एक ऑनर होता है और एक दूसरा अनदर पार्टनर वहाँ पे होता है। अब देखो सेक्शन 4 और सबसेक्शन 3 में क्या दिए हैं। वेर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से जब प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं सेलर टू बायर, ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं सेल। वाई ट्रांसफर प्रॉपर्टी तो होती हैं लेकिन फ्यूचर में होने वाली हैं, प्लस सब्जेक्ट ऑफ सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल होने वाला है, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, और क्या दिया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में क्या दिए हैं, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन द टाइम लैप्स और कंडीशन ऑफ फुलफिल, जब वो जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और जो कंडीशन होगी उसको फुलफिल कर दिया जाएगा, तब उसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कुछ समझाया है। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि अगर सेक्शंस पूछ लिया जाए तो कौन से सेक्शन के हिसाब से वो चीज़ यहाँ पे मान्य है, तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इसको एनालाइजेशन किया हो तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड मे बी आइदर सेल और द एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट सेल या सेल भी हो सकता है या एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। सेल क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, जब इमीडिएटली एक हाथ से दूसरे हाथ जब चली जाती है, मतलब जैसे अगर कोई दुकान में जा रही हूँ और मैंने अगर नमक लिया है तो नमक उसका ना कि उसने ख़रीदा हुआ है ना, भी वो भी उसका मालिक है, जैसे मुझे दे देगा नमक, मैंने इसको पैसे दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया इमीडिएटली मैंने क्या हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे सेल। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, जो ऑनरशिप ऑफ गुड्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती इमीडिएटली, फटाक से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, या कुछ अगर कंडीशंस रखी हुई रहेगी तो कंडीशंस को फुलफिल करो, उसके बाद तुम्हें उसकी ऑनरशिप सेट मिलेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे एक्स एग्री विद द वाई ऑन द 10 अक्टूबर 2020, एक्स एग्री करता है वाई के साथ 10 अक्टूबर को और कार बेचने के लिए ऑन द 10 नवंबर 2020 में एट द सम ऑफ 3 लाख में, फ्यूचर में होने वाला है, 10 नवंबर को काम होने वाला है, 10 नवंबर से पहले काम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एग्रीमेंट एंड सेल दिए, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सब होता है। जैसे यहाँ पे देखो रिस्क ऑफ लॉस इन दैट द बायर सिंस रिस्क फॉलो द ऑनरशिप एंड रिस्क ऑफ द लॉस इज दैट ऑफ सेलर, यहाँ पे हमेशा एग्रीमेंट ऑफ सेल में हमेशा रिस्क किसकी होती है सेलर की, यहाँ पे होती है बायर की, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल्स एंड द हायर परचेज, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है, तो जो सेल्स होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ हायर परचेज के बहुत वेरी क्लोजली होता है, इंडिप्टी होता है, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टली होता है। अब हायर परचेज एग्रीमेंट्स आर गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972, जैसे हमने अभी सेल एक्ट देख रहे थे ना 1930 के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे हम हायर परचेज होता है जो हम देखते हैं हायर परचेसिंग एक्ट 1972 के हिसाब से देखेंगे। इसका मतलब होता है जो एग्रीमेंट है जो हमारे गुड्स से आर लेड ऑन हायर and when the hire has a option to purchase them in the accordance and the term of agreement and include the agreement under which, ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखनी रहती है। जैसे जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स होती है वो पास टू द हायर अपॉन द पेमेंट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, तब तक वो सामान उसका है। जैसे अगर मैं लोन की बात किया जाए तो लोन देते हैं, जब तक वो लोन चुकाएगा नहीं तब तक लोन क्या है उसी का है। जब भाड़े पे हम सामान लाते हैं, कपड़े लाते हैं, तो वो भाड़े का सामान क्या हो गया हमारा, जब तक हम उसको चुकाएंगे नहीं तब तक वो क्या है हमारा है। द प्रोफेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवरी बाय द ओनर देयर ऑफ टू पर्सन ऑन कंडीशन दैट मस्ट द सच अ पर्सन पे द एग्री अमाउंट इन द पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। मैंने अभी बता दिया आपको कि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंटली होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरे 3 पॉइंट बताए गए। ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइटल की बात किया जाए तो यहाँ पे बायर के पास गुड ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोनाफाइड परचेज से, यहाँ पे नहीं हो पाता है हायर परचेज में। सेल्स एंड द बेल्समेंट में जो हमारे बेल्समेंट से होते हैं, जहाँ पे बेली और बेलर,
बेलर एंड बेली होता है। तो इस दोनों के बारे में बताइए, जैसे हमारा बायर एंड सेलर होता है ना, वैसे यहाँ पे बेली एंड बेलर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो प्रोविजन रिलेटिव बेलमेंट्स होता है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, सेलर में के पास तो ट्रांसफॉर्म कर देता है सेलर टू बायर में, या यहाँ पे क्या होता है, जो गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली होता है ऑफ एनी रीजन लाइक अ सेफ कस्टम कैरेज एक्सेट्रा, सो इट इज ट्रांसफॉर्म टू स्पेशल प्रॉपर्टी में। रिटर्न ऑफ गुड्स क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, वापस रिटर्न ऑफ गुड्स नहीं होता है, वही बेलमेंट में रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाता है। द कंसीडर इज द प्राइस इन द टर्म ऑफ मनी ही में कंसीडर करा जाता है। यहाँ पे उन लोग गारंटियर्स एंड नॉन गारंटियर्स में वहाँ पे उन लोग एग्रीमेंट करते हैं। सेल्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क एंड द लेबर। और वर्क एंड द लेबर तो आपको मालूम है, जैसे देखो व्हेन द गुड्स इज सप्लाई टू द गोल्डस्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग द ऑर्नामेंट्स और व्हेन द आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट द पिक्चर्स, तो जब भी वो बनाएगा या उस पर लेबरिंग काम करेगा तभी वो सेल होगा, तब तक वो सेल नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मैनी, A contract of sale is made by the offer to buy the sales goods for the price and accept the such offer। सेलर जो होता है वो एक प्राइस के साथ ऑफर रखता है, अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर देता है वो प्राइस को, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। The act may provide for the immediate delivery to the goods of immediate payment of the price for the good। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, आर एग्री टू डिलीवरी हिज ओल्ड मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹25,000 टू एस। आर एग्री हो जाता है उसकी जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको 25,000 में बेचने के लिए एस को इन द एक्सचेंज ऑफ न्यू मोटरसाइकिल एंड एग्री टू पे द डिफरेंस इन कैश। मतलब जो वो गाड़ी जो भी है सब जो हम 1 लाख पकड़ के चलते हैं और जो पुरानी गाड़ी वो 25,000 की है, बराबर। मोटरसाइकिल जो आर है वो मोटरसाइकिल दे देता है और नई वाली बाइक ले लेता है, तो जो पुरानी वाली बाइक थी वो 25,000 की थी। अगर मैं 1 लाख में से 25,000 माइनस कर देती हूँ तो मुझे 75,000 पेमेंट करना बाकी है, तो पुरानी मोटरसाइकिल के साथ मुझे 75,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका अच्छा एग्जांपल दूँ, अगर अमेज़ोन पे अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदे हो लैपटॉप या मोबाइल में, तो वहाँ पे एक ऑफ़र होता है एक्सचेंज ऑफ़र में, जहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट हैं कैसा है, किस तरीके से है, चलता है नहीं चलता है, सब डाल के वो एक प्राइस सेट करते हैं। तो आपका जो भी प्राइस रहेगा उसमें से उतना प्राइस कैंसिल करके बाकी का आपको देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है फॉर सर्टेन गुड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टेन मिल के लिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको ही हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमें सेल्स ऑफ गुड्स होता है तो जो सर्टेन मिल को जाने वाला होता है तभी हम उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गुड्स को जो प्रिवेंट बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फॉर द स्पेसिफाइड गुड्स के लिए सभी सेल आउट होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव। अगर सेलर को नहीं मालूम है वो कौन सा गुड्स बेच रहा है तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, क्योंकि वो गुड्स कभी कभी डैमेज में भी डेंजरस गुड्स हो सकते हैं, डैमेजिंग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। जिससे अगर देखते हैं ए एग्री टू सेल अ बी 50 बैग ऑफ वीट्स स्टोर इन द ए गोडाउन to the water lord and all the goods stored in the godown were destroyed at the time of agreement. Neither party were aware of this fact. The agreement is void. ए क्या है, ए के गोडाउन में सामान रखा हुआ था, लेकिन बी ने और किसी को बी ने सी को सामान बेचना है 50 बैग ऑफ वीट्स के, लेकिन ए ने बी को भी नहीं बताया ना ए ने सी को भी नहीं बताया कि यहाँ पे बारिश हो गई थी, बारिश होने के कारण वो जो वीट्स के जो बैग्स थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एग्रीमेंट इज बिकम द वॉइड। ठीक है, गुड प्रिस्मेंट बिफोर द सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल।
जैसे व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द स्पेसिफाइड गुड्स हो जाता है, जहाँ पे बायर और सेलर प्रेफर करता है, लेकिन और डिमांड या बिकम अ डैमेज और लॉन्ग टू आंसर द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वॉइड। तो यहाँ पे रिक्स आ जाती है ना, दोनों को भी नहीं मालूम है कि जो गुड्स जो बेच रहे हैं या खरीद रहे हो गुड्स अच्छा है कि नहीं है। जब मालूम ही नहीं है या गुड्स ख़राब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाते हैं। फ्यूचर गुड्स की बात किया जाए तो कभी कभी फ्यूचर गुड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जितने की गुड्स की बात की जाती है वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। असर्टेनिटी ऑफ द प्राइसिंग की बात किया जाए तो प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी फिक्स हो जाता है, मे बी लेफ्ट टू फिक्स इन मैन्युअल और बैड भी एग्रीमेंट हो जाता है। रीजनेबल प्राइस बनाया जाता है फॉर द पर्टिकुलर सर्कमफरेंस फॉर द ईच पर्टिकुलर केसेस के हिसाब से। और यहाँ पे पूरा समरी राइटिंग दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो आप पहले रीड कर लो पूरा अच्छे से कैसे, उसके बाद आप ये स्टार्ट करोगे पढ़ने आंसर्स देने के लिए। अब गुड्स के ऊपर हम देखेंगे कंडीशन एंड वारंटीज। आपने कभी जब भी आपने अगर मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान सभी भी आपने खरीदे होंगे तो आपको उसमें वारंटी गारंटी कंडीशंस अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस, या कभी कभी हम ऑनलाइन या कुछ देखते हैं तो उसमें लिखा आता है प्लीज़ फॉलो आवर टर्म एंड कंडीशंस, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो हम देखने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम वीडियो में जब देखेंगे इसके बारे में। तो ये होता है क्या कंडीशन वारंटी, वो सभी हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बताने वाले थे कि आप इन सभी के आंसर्स कैसे याद कर सकते हो। तो क्या करोगे, जैसे मैं अगर इसकी बात की जाऊँ तो मैं लिखूँगी सेक्शन 11, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा, सेल ऑफ गुड एक्ट लिखा, उसके अंदर लिख दो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, अगर उसके अंदर और कोई आते रहेंगे लाइन वाइज पहले देखते जाओ, वैसे वैसे उसको लिखते जाओ। मैं सेक्शन 11 लिखूँगी, ये नाम डाल दूँगी, अगर सेक्शन 1A रहेगा तो वो जो भी नाम रहेगा वो हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। प्लस आप जो ईयर्स होते हैं वो भी ईयर्स हम वहाँ पे लिख सकते हैं, तो ईयर्स भी आपको लिखने में वहाँ पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे अब ये देखो यहाँ पे सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में सब सेक्शन 13 में ही सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है। अब उसके 3 हिस्से दिए हैं, तीनों में से जो मेन वर्ड होगा ना उसको अंडरलाइन करो, याद हो जाएगा। वैसे ही आपको बाकी याद नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बड़े आंसर्स में आने वाले हैं और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, ये बड़े पैराग्राफ वाइज में आंसर्स आपको लिखने होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से माइंड में बैठा देना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर था जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जितने भी बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर्स है, तो आप सभी ये लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, और क्या बताना था मुझे, हाँ आप एक काम और कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ना उस पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे जाके भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स एंड ऑल द बेस्ट। मैं और भी एपिसोड्स लेके आने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय।